हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक नैन मां शारदे पावटा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए 12th क्लास एनसीईआरटी बायोलॉजी बेस्ड जो एमसीक्यू सीरीज लेके आए हुए हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो चैप्टर न्यू सिलेबस के बेस पे बात करें तो ये आपका चैप्टर नंबर 12 है। जबकि आपका ओल्ड सिलेबस के बेस पे देखें तो चैप्टर नंबर 14 है। और यूनिट जो लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 10, उस यूनिट का ये सेकंड चैप्टर भी हम बोल सकते हैं, इकोसिस्टम। बड़ा ही इजी सा चैप्टर है, क्योंकि इकोलॉजी अपने आप में है ही यूनिट बड़ी इजी। लेकिन इसमें नीट के लिए, एसयूटी या जेट के लिए आपको क्वेश्चन कहाँ से कंफ्यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, यूनिट आती हैं, कुछ मतलब एग्जाम्पल्स वगैरह ज़्यादातर आते हैं ना, वो चीज़ें। और ये आज हमारी सेकंड क्लास रहेगी, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 16 टू 30 है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले आप क्लास 1 है उसको बड़ा अच्छे से समझें। उसमें हमने कुछ टिक्स एंड ट्रिप्स वगैरह है जो आपको कुछ मतलब ऐसे इजी कॉन्सेप्ट हैं वो बताए हैं, जिसमें आप ट्रिक्स यूज करके इजीली क्वेश्चंस तक अप्रोच कर सकते हो। तो आज का हम बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन है वो, या फिर क्वेश्चन नंबर 16 ओवरऑल हम बात करें वो स्टडी कर लेते हैं। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, ये आपसे पूछा हुआ है, सिंपल कॉन्सेप्ट 10th लेवल का क्वेश्चन है। यदि बात करें एनर्जी फ्लो की बात करें तो वो क्या रहता है, एक प्रकार से जैसे जो हमारी सोलर एनर्जी है, वो सबसे पहले प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हैं, वो एनर्जी को रिसीव करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद वो एनर्जी आगे फर्दर ट्रॉपिक लेवल में जाती है। तो वो आपसे पूछा हुआ है कि एनर्जी फ्लो के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे एक तो 10% एनर्जी ला है, 10% ही एनर्जी वो ट्रांसफर होती है अगले ट्रॉपिक लेवल में। इसके अलावा जो एनर्जी है वो केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है, ये भी हम बोल सकते हैं। यूनी डायरेक्शनल फ्लो होता है एनर्जी का, केवल वो प्रोड्यूसर से आगे हर्बीवोर्स या फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कंज्यूमर में जाएगी, वो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं मूव कर सकती है। या फिर हम बोल सकते हैं प्रोड्यूसर सन से एनर्जी लेते हैं तो वो वापस सन की तरफ नहीं जा सकती, तो एक ही डायरेक्शन में ही एनर्जी फ्लो होता है। इसके अलावा जो पिरामिड होता है एनर्जी का, पिरामिड ऑफ एनर्जी, वो हमेशा कैसा रहता है, अपराइट रहता है, ये भी आपको याद रखना है। तो यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है एनर्जी का। उसके बाद approximately how much of the solar energy that falls on the leaves of the plants is converted to the chemical energy by the photosynthesis। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका। और कितना होता है, लगभग 2 to 10% जो एनर्जी है ना, वही क्या है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के द्वारा केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं। इसके अलावा बहुत कम एनर्जी ऐसी होती है जो कि क्या है, प्लांट्स के ऊपर गिरती है। टोटल सोलर एनर्जी की बात करें ना, वो तो यदि हम बात करें तो क्या है, लेस देन 1% जो एनर्जी है ना, वही आपकी क्या है, प्लांट्स के लिए अवेलेबल हो पाती है टोटल सनलाइट की बात करें। और उसमें से भी यदि हम बात करें जो प्लांट्स के ऊपर गिरती है ना, वो सारी की सारी यूज नहीं कर सकते। उसका भी यदि हम बात करें, 50% ही ऐसी एनर्जी होती है जो कि फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस जिसमें आ जाती हैं। और उसका भी केवल 2 to 10% है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो देख लो हम सोलर एनर्जी का कितना परसेंट है वो यूज कर पाते हैं। तो सिंपली यहाँ पे बोला हुआ है कि केमिकल एनर्जी में कितना कन्वर्जन होता है, 2 to 10% ही होता है। और सन की जो एनर्जी है वो लगभग प्लांट्स के ऊपर लगभग लेस देन 1% ही गिरती है। उसमें से भी 50% क्या होता है, PAR, फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन इसको बोला जाता है। और उसका भी सारा का सारा पार्ट वो भी यूज नहीं होता, उसका भी 2 to 10% ही केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। उसके बाद among the following where do you think the process of decomposition would be fastest। हमने डिकम्पोजिशन से रिलेटेड जो बेसिक है वो फर्स्ट पार्ट में अच्छे से समझा था, उसके 5 स्टेप होते हैं। लेकिन इसमें पूछा हुआ है कि कहाँ पे डिकम्पोजिशन रेट फास्ट होएगा। ये आपका क्वेश्चन कहाँ से है, फैक्टर्स ऑफ डिकम्पोजिशन से है, फैक्टर्स ऑफ डिकम्पोजिशन। और डिकम्पोजिशन के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, वहाँ पे आपका टेम्परेचर है एंड मॉइस्चर है, वो क्या होनी चाहिए, बैक्टीरिया एंड फंजाई के लिए, क्योंकि डिकम्पोजिशन कौन करवाते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई ही करवाते हैं, उनके लिए मोस्ट फेवरेबल होना चाहिए। नमी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, टेम्परेचर भी अच्छा खासा होना चाहिए। तो वो कंडीशन कहाँ मिलती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही मिलती है। और वहीं पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर है वो मिलता है डिकम्पोजिशन के लिए। तो सिंपली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ये कंडीशंस है, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, कहने का मतलब ये है।
और इसके अलावा टेम्परेचर की भी अच्छी खासी अमाउंट, जैसे हम देखते हैं ज़्यादातर जो फंगस वगैरह किस सीजन में लगता है, रेनी सीजन में लगता है, वहाँ पे नमी ज़्यादा रहती है, टेम्परेचर उमस रहती है एनवायरनमेंट में, ये बोल सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन कहाँ पे मिलती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट, हाउ मच ऑफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज ईटन एंड डाइजेस्टेड बाय हर्बिवोर्स। ये आपसे सिंपल पूछा हुआ है कि कितनी परसेंट जो एनर्जी है ना एक ट्रॉपिक लेवल से, खासकर किसकी बात कर रहा है ये? प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर्स टोटल जितनी भी एनर्जी बनाते हैं, जितना भी वो प्रोडक्शन करते हैं, केमिकल एनर्जी बना पाते हैं, उसको तो बोलते हैं ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और उसको जो आगे भेजा जाता है किसके लिए? हर्बिवोर्स के लिए हम बोल सकते हैं, या फिर सेकंड ट्रॉपिक लेवल के लिए वो क्या होता है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्योंकि ग्रोस में से कुछ एनर्जी है वो प्लांट खुद भी यूज कर लेता है, और इसके अलावा जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ये पूछा आपसे, जो टोटल बनाता है ना, उसका कितना परसेंट होता है? केवल 10%। ये 10% एनर्जी ला है ना। तो ये आपको थोड़ा सा घुमा के बोला हुआ है कि ईटन एंड डाइजेस्टेड मतलब हर्बिवोर्स है ना, वो कितना एनर्जी है वो यूज कर पाते हैं। और कैसे यूज करेंगे? वो खा के और डाइजेस्ट करके ही यूज करेंगे ना। तो कितना? 10% एनर्जी ही उनके पास पहुंचती है, और वो 10% एनर्जी ना उसके लिए किसका काम करेगी फिर? नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का। और इसका भी आगे जो नेट, बल्कि नेट नहीं बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे हम ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। और इसका भी जो 10% है ना, वो नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के रूप में थर्ड ट्रॉपिक लेवल तक जाता है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल तक। तो इस तरीके से आपको थोड़ा आइडिया रहना चाहिए कि नेट और ग्रोस प्राइमरी या सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है। उसके बाद ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप। सक्सेशन मतलब सक्सेस से रिलेटेड आया है, तरक्की मतलब अपडेशन। जैसे पहले जिस लेवल पे थे आगे बढ़ना, और ये सक्सेशन एक प्रकार का इवोल्यूशन, और सक्सेशन लगभग लगभग एक जैसे ही होते हैं। इवोल्यूशन बस काफी टाइम लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस होती है। और सक्सेशन क्या है? एक पार्टिकुलर एरिया में मान लो कोई स्मॉलर एरिया से शुरू, स्मॉलर हम बोल सकते हैं इंडिविजुअल से शुरुआत हुई है, उसके बाद क्या है जो हायर एडवांस ऑर्गेनिज्म है वो उस एरिया में बढ़ते रहते हैं। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन देखा जाता है किसमें? प्लांट्स में हम पढ़ते हैं, और अलग अलग जगह पे मिलता है। यदि ये वाटर में होता है इसको हाइड्रार्क सक्सेशन बोलते हैं, हाइड्रार्क। इसके अलावा मिजारक होते हैं, मिजारक सक्सेशन भी बोला जाता है, जो मतलब दोनों की कंडीशन के बीच का होता है। तो इस तरीके से टेरेस्ट्रियल सक्सेशन भी देखने को मिलता है। और सक्सेशन के दो टाइप और होते हैं। प्राइमरी सक्सेशन, जहाँ पे बिल्कुल शुरुआत से ही प्लांट्स है ना वो ग्रो करना शुरू करते हैं। जैसे किसी भी जगह पे हम आज फॉरेस्ट देख पा रहे हैं ना, तो वहाँ पे शुरुआत से तो फॉरेस्ट नहीं थे। शुरुआत में तो बिल्कुल वहाँ पे क्या है, शुरू शुरू में तो एल्गा वगैरह है, मोसिज वगैरह है, वो उगना शुरू हुई। और उसके बाद क्या है, वहाँ पे फिर ग्रासीज वगैरह आए, हर्ब्स आई, फिर सरप्स आए, फिर स्मॉल ट्री आए, फिर लार्ज ट्री आए। तो ये जो एक सीक्वेंस बड़ी है एक पार्टिकुलर एरिया में, जैसी कंडीशन हम आज देख पा रहे हैं एक फॉरेस्ट की, वो पहले ऐसी नहीं थी। वो एक सीक्वेंशियल वे में सक्सेशन के रूप में वो आगे बढ़ा है। तो जब शुरुआत में कुछ भी नहीं था, बेयर लैंड थी, बिल्कुल बंजर भूमि थी, और वहां पे फॉरेस्ट बना, उसको तो हम प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। ऐसे ही क्या होता है, एक सेकेंडरी सक्सेशन होता है। सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है? मान लो किसी जगह पे पहले ही फॉरेस्ट था, और किसी नेचुरल कैलामाइट्स की वजह से, फॉरेस्ट फायर की वजह से वो पूरा जल के राख हो गया। उसके बाद वहां पे फिर दोबारा से नए प्लांट्स बनने शुरू हुए। और मतलब जब प्राइमरी सक्सेशन कंप्लीट होने के बाद दोबारा से एक नया वहाँ पे हम बोल सकते हैं सक्सेशन देखने को मिलता है, उसको सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं। बस सेकेंडरी सक्सेशन का क्या थोड़ा बेनिफिट रहता है, सेकेंडरी सक्सेशन आपका थोड़ा जल्दी होता है, प्राइमरी सक्सेशन में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट बेसिक याद रखना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स हैं वो भी याद रखनी पड़ेगी। तो सक्सेशन से रिलेटेड हम काफ़ी क्वेश्चन इसके बाद भी देखेंगे। चेंजेस दैट टेक प्लेस इन ए कम्युनिटीज, तो सक्सेशन जब होता है तो उस केस में चेंजेस कैसे होते हैं वो पूछा आपसे। तो चेंजेस कैसे होते हैं? ऑर्डरली होते हैं, ऑर्डर में होते हैं, और सीक्वेंशियल मतलब स्टेप बाय स्टेप होते हैं। ऐसा नहीं है रैंडम होते हैं, और एकदम से नहीं होते। प्राइमरी सक्सेशन को कई कई सालों का टाइम लग जाता है। और नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजिकल एनवायरनमेंट, ऐसा भी नहीं होता। फिजिकल एनवायरनमेंट से काफ़ी कुछ क्या होते हैं वो इफेक्टेड होते हैं। जिस टाइप की फिजिकल एनवायरनमेंट वहाँ पे होएगी, मान लो फिजिकल एनवायरनमेंट ही ऐसा है जो सक्सेशन होने नहीं दे रहा, तो जाहिर सी बात है, मान लो जैसे ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ पे, सैलिनिटी ज़्यादा है, तो उसमें सक्सेशन में टाइम लग सकता है। फाइनल जो हम बोल सकते हैं फॉरेस्ट कम्युनिटी, जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी होता है, उसको पहुँचने में
टाइम लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लाइमैक्स कम्युनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया आपका। क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या होती है? जो सबसे एंड में सक्सेशन के जो हम बोल सकते हैं फाइनल स्टेज जो होती है, मतलब जैसे लार्ज ट्रीज हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम बन जाता है ना, उसको हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी बोलते हैं। लेकिन एक कम्युनिटी होती है जो शुरुआत करती है। शुरुआत कौन सी? जो बिल्कुल जैसे बेयर लैंड पे, जैसे पत्थरों पे जो उगती है, जैसे मोसिस वगैरह, लाइकन्स वगैरह उगते हैं, उनको पोइनियर कम्युनिटी बोलते हैं। पोइनियर का मतलब शुरुआत ही उनसे होती है। उसके बाद एक जो नई नई स्पीसीज हैं, नए नए एडवांस प्लांट है वो आते रहते हैं, और जो लेस एडवांस प्लांट है वो वहां से हटते रहते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं पोइनियर से शुरुआत होती है और क्लाइमेक्स तक पहुंच जाती है। और क्लाइमेक्स में क्या है, छोटे मोटे फ्लक्चुएशन आते रहते हैं, लेकिन उसके बाद कोई नई कम्युनिटी है ना, वो उसको रिप्लेस नहीं कर सकती। कहने का मतलब क्या है, वो एक ऐसी स्टेज होती है जो इक्विलिब्रियम की स्टेज है। वहां पे ज्यादा चेंजेस आपको अभी देखने को नहीं मिलेंगे। डिसऑर्डर नहीं होती है, ऑर्डर्ड होती है। कांस्टेंट चेंज नहीं होते। कांस्टेंट होती ना फिर हम मान सकते थे चेंज, यहाँ पे नहीं होंगे। अब कांस्टेंट चेंज का मतलब है लगातार बदलता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। नॉन इक्विलिब्रियम नहीं है, हमने देख लिया, ये इक्विलिब्रियम स्टेज ही होती है। याद रखना, सक्सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सक्सेशन से बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप इसको मान सकते हो। हालांकि ये डिलीटेड है न्यू सिलेबस में, लेकिन क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको इसके मिले, तो इस टॉपिक को थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। among the following biogeochemicals, the above या फिर वन does not have losses due to respiration। अब रेस्पिरेशन में हमको पता है क्या होता है, रेस्पिरेशन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू CO2 एंड H2O। मतलब CO2 में जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है C6H12O6 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और H2O में ब्रेक होता है, और 38 ATP एनर्जी मॉलिक्यूल बनते हैं। हालांकि 36 भी बनते हैं, वो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो इसमें आपसे बोला है कि रेस्पिरेशन की वजह से कौन सा बायो जियोकेमिकल साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल की बात कर रखी है, जैसे सल्फर साइकिल, नाइट्रोजन और फॉस्फोर साइकिल। तो ऐसे काफी सारे, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, काफी सारे होते हैं ना। तो देखो ऑक्सीजन साइकिल भी यहाँ पे इफेक्टेड होता है रेस्पिरेशन में। हाइड्रोजन साइकिल भी आए तो वो भी इफेक्टेड है। कार्बन साइकिल भी इफेक्टेड होता है। तो इसमें पूछा है कौन कौन से साइकिल इफेक्टेड नहीं होते। तो इसमें देख सकते हैं हम, सल्फर भी नहीं है कहीं पे, ना इसमें कहीं नाइट्रोजन है, और ना कहीं इसमें फॉस्फोरस है। तो सारे के सारे जो साइकिल है ना वो अनइफेक्टेड होते हैं। तो हम बोल सकते हैं ऑल ऑफ द बिलो स्टेटमेंट, या फिर ऑल ऑफ द जितने भी हमारे साइकिल्स हैं ना वो अनइफेक्टेड हैं। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, दीज बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो ऐसे एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं कि प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, सेकेंडरी कौन है, और प्राइमरी कंज्यूमर कौन से लेवल पे आता है, ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे आता है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे आता है। और प्राइमरी कंज्यूमर में कौन आते हैं, हर्बी वोर्स, जो प्लांट्स के ऊपर क्या हम बोल सकते हैं, प्लांट्स पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं, डायरेक्टली डिपेंडेंट। और इन पे यदि ये पूछा जाए कि प्लांट्स की कितनी एनर्जी आती है, 10% एनर्जी यहाँ पे आती है प्राइमरी कंज्यूमर के पास। तो यहाँ पे पूछा कौन से हैं, तो कैटल हमको पता है प्राइमरी कंज्यूमर में आती है, इंसेक्ट भी आते हैं। इसके अलावा वाटर इंसेक्ट जरूरी नहीं है कि वो प्राइमरी कंज्यूमर में आए। तो इंसेक्ट एंड कैटल्स, कैटल्स ने इस ऑप्शन को ज्यादा करेक्ट बना दिया। इसके अलावा स्नेक्स हमको पता है, स्नेक्स है, ईगल्स हैं, ये क्या हैं, ये तो कार्निवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स। और कार्निवोर्स में भी अलग अलग लेवल पे बिलोंग करते हैं। जैसे फ्रॉग है वो फर्स्ट कार्निवोर आता है, कार्निवोर। स्नेक है वो सेकेंडरी, ईगल है वो टॉप कार्निवोर में आ जाता है। तो ऐसे आपको जो हमारे फूड चेन से रिलेटेड जो ट्रॉपिक लेवल है ना, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आ सकते हैं कि कौन से लेवल को क्या बोलते हैं, या किस लेवल पे कितनी परसेंट एनर्जी है वो जाती है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ प्लांट arranged into well defined vertical layers depending on their height can be seen best in। तो इसमें पूछा है आपसे सिंपली स्ट्रेटिफिकेशन से रिलेटेड। स्ट्रेटिफिकेशन का जिक्र हमने फर्स्ट पार्ट में भी बड़े अच्छे से किया था। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, एक प्रकार का वर्टिकल लेयरिंग। वर्टिकल लेयरिंग का मतलब, जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हम देखते हैं जमीन के आसपास क्या मिलते हैं, छोटे प्लांट्स या फिर हर्ब्स मिलती हैं, उसके बाद सर्ब्स झाड़ियाँ मिलती हैं, फिर स्मॉल ट्रीज, फिर लार्ज ट्री, इस तरीके से एक लेयरिंग होती है। वर्टिकल लेयरिंग को हम स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। और सबसे बेस्ट कहाँ दिखाई देती है, ये सबसे बेस्ट आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में दिखाई देती है। और हम देख सकते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट आ चुके हैं। जैसे डिकम्पोजिशन रेट सबसे फास्ट होता है,
मॉइस्चर कंटेंट सबसे फास्ट होता है, सबसे ज़्यादा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इसमें होती हैं। तो ऐसे एक टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके कॉन्सेप्ट आते हैं ना, उनको आप एक जगह लिखें ताकि उससे रिलेटेड बार बार कोई क्वेश्चन आए तो वो आपका गलत ना हो। ग्रास लैंड में इतनी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि वहाँ पे तो एक ही लेवल होता है ना, ग्रासेज ग्रासेज ही होते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन को समझना है तो मल्टी लेयरिंग आपको देखनी पड़ेगी। इसके अलावा टेम्परेट फॉरेस्ट कौन से होते हैं जो थोड़े हम बोल सकते हैं ठंडे एरियाज में उगते हैं, तो उनमें भी कुछ लार्ज ट्री हैं वो ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि नीचे वाली जो ज़्यादातर लेयर्स होती हैं वो तो बर्फ़ से ढकी रहती हैं। तो ज़्यादातर हमारा जो पोर्शन है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के साथ आगे हम बढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट, द टर्म इकोसिस्टम, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका। इकोसिस्टम किसने दी थी? जो शब्द है ना इकोसिस्टम, किसने कॉइन किया था? वो आपका A.G. टेंसले ने दिया था, लगभग 1935 के अंदर दिया था। इसके अलावा ओडम हैकल, हैकल हमारे क्या हैं, ये सिंपली मान सकते हैं ई हैकल है जो, वो हमारे फादर ऑफ इकोलॉजी माने जाते हैं। फादर ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी की जो स्टार्टिंग है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग, बिल्कुल फाउंडेशन का काम है ना, वो हैकल ने किया था। इसके अलावा जो इसके अंदर चेंजेस वगैरह हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपडेशन है, वो समझी थी ओडोम ने। रिसर्च अच्छे लेवल पे किन्होंने की थी? ओडोम ने। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। मॉडर्न इकोलॉजी का फादर ओडोम को बोला जाता है। हैकल को हम फादर ऑफ सिंपल इकोलॉजी या फाउंडर भी बोल सकते हो आप, फाउंडर ऑफ इकोलॉजी, फाउंडर ऑफ इकोलॉजी भी बोला जा सकता है किसको? हैकल को। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे साइंटिस्ट से रिलेटेड है वो पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन आ गया आपका, प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर, वाटर के अंदर जो सक्सेशन होता है उसको हाइड्रार्क भी बोलते हैं, हाइड्रार्क सक्सेशन। तो सिंपली ये पूछा है कि क्या क्या स्टेजेस आती हैं, सबसे पोइनियर स्टेज क्या है, शुरुआत कहाँ से होती है, उसके बाद ये सीक्वेंस आपसे बुक के अंदर डायग्राम है वहाँ से पूछा हुआ है डायरेक्ट। ये बुक में हमारा ओल्ड एनसीईआरटी में हम बोल सकते हैं एक सक्सेशन है, प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर। शुरुआत देखो यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन, कुछ तैरने वाले कुछ छोटे मोटे प्लांट्स होते हैं। उसके बाद सेकंड लेवल पे सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज होती है। थर्ड लेवल पे सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज होती है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे रीड स्वैप्स, मतलब ऐसे प्लांट जो कि जड़ें उनकी पानी में है लेकिन वो उनके जो अपर पार्ट है वो हवा में रहते हैं, पूरे डूबे हुए नहीं है। उसके बाद मार्स मीडोज वगैरह आ जाती हैं, दलदली जगह पे एरियाज, मतलब ये मान सकते हैं पानी यहाँ पे खत्म हो चुका है। उसके बाद हम मान सकते हैं स्क्रब स्टेज में, मतलब क्या है, लैंड के ऊपर है ना, जो एक स्टार्टिंग स्टेज हम बोल सकते हैं फॉरेस्ट की। और उसके बाद जब फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ये हमारी क्या है, क्लाइमैक्स स्टेज बोल सकते हैं, क्लाइमैक्स स्टेज आ जाती है। तो सिंपली यहाँ पे आपको इनका लेवल है वो याद रखना पड़ेगा, किसके बाद कौन सा है। 1 2 3 4, ये 5 है, इसके बाद ये 6 है और ये 7 स्टेज है फॉरेस्ट। तो ये इस सीक्वेंस से काफ़ी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको याद रखना है कौन सी स्टेज, जैसे 5 तो सबसे स्टार्टिंग में आएगी। उसके बाद आएगी सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज, डूबे हुए प्लांट्स आएंगे। उसके बाद क्या है, सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, मतलब इनको हाइड्रोफाइट्स भी बोला जाता है। हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स के मतलब पानी के अंदर उगने वाले प्लांट्स। तो ये तो क्या है, समर्ज डूबे हुए हैं ये। अब तैरने वाले प्लांट्स आ जाते हैं। उसके बाद क्या है, रीड स्वैम्प्स, ये बताया था आपको क्या, सिंपली इनका पानी के अंदर जो कुछ पार्ट पानी के अंदर होता है, कुछ हवा में रहता है। और उसके बाद मार्स मीडो में जो क्या है, ये ज़्यादातर दलदली जगह पे उगते हैं। पानी मतलब देख सकते हो वाटर है ना, वो आराम आराम से ख़त्म होता जा रहा है, टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम की तरफ बढ़ा जा रहा है। तो इस तरीके से स्टेजेस जब आप सीक्वेंस देखोगे, तो जैसे सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन है, फिर रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, मतलब डूबे हुए प्लांट्स आते हैं, फिर फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स आते हैं। देखो शुरुआत भी फाइटोप्लैंक्टन से हुई थी, फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं बिल्कुल अर्ली स्टेज, जैसे इसमें एल्गी वगैरह आ जाती हैं, एल्गा वगैरह आ जाते हैं इसके अंदर, तो तैरने वाले कुछ प्लांट्स। और इसके अलावा यहाँ पे तो हमारे रियल प्लांट्स आ जाते हैं। उसके बाद रीड स्वैम्प्स क्या होते हैं, वही जो कुछ पार्ट इनका पानी के अंदर डूबा हुआ होता है और कुछ हवा में। सैजिज क्या होते हैं, ये आपके दलदली एरिया में उगने वाले प्लांट्स। और मिडोज वगैरह है ना, ये ग्रासीज की कैटेगरीज में हम बोल सकते हैं। और ट्रीज वगैरह है ये टेरिस्ट्रियल प्लांट्स में। तो एक प्रकार का सक्सेशन है शुरुआत में, मतलब किसी भी वाटर बॉडी में सक्सेशन कैसे होएगा, तो इस सीक्वेंस में होगा। तो ये आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट है। इसके अलावा देखोगे कोई कहीं पे, जैसे इसमें फाइटोप्लैंक्टन बीच में दिया हुआ है, हालांकि इनकी शुरुआत फाइटोप्लैंक्टन से है, लेकिन सेजीज यहाँ पे दूसरे नंबर पे दिया हुआ है। और यहाँ पे फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स दे दिया, रूटेड हाइड्रोफाइट्स ये देखो आगे पीछे कर दिए यहाँ पे। तो इस तरीके से
आपको समझना है कौन सा लेवल किसके बाद आता है। सक्सेशन में लेवलिंग होती है एक प्रकार से। उसके बाद द रिजर्वोयर फॉर द गैसियस टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल एग्जिस्ट इन, तो बायोजियोकेमिकल साइकिल की गैसियस फॉर्म का रिजर्वोयर क्या होता है हमारा, सिंपली एटमॉस्फेयर होता है। स्ट्रेटोस्फियर तो क्या है, एक प्रकार की लेयर जहाँ पे हम बोल सकते हैं हमारी ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। आइनोस्फीयर भी एटमॉस्फेयर की ही लेयर होती है, लेकिन फर्दर अपर लेयर्स में आ जाती हैं तो ज़्यादातर एटमॉस्फेयर की लेयरिंग, मतलब ये जो आइनोस्फीयर है ना, ये तो एक प्रकार के इसके हम बोल सकते हैं स्ट्रेटोस्फीयर आइनोस्फीयर, ये तो एटमॉस्फेयर के ही लेवल हैं अलग अलग। और लिथोस्फीयर तो क्या होता है, टेरेस्ट्रियल जगहें आ जाती हैं इसके अंदर, तो टेरेस्ट्रियल। इसके अलावा हाइड्रो स्फीयर भी होता है, इसके अलावा बायोस्फीयर भी होता है। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए किसका क्या मतलब है। वाटर से रिलेटेड आता है हाइड्रो, बायोस्फीयर मतलब लिविंग कंपोनेंट से रिलेटेड। इफ द कार्बन एटम फिक्स्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑलरेडी हैव पास्ड थ्रू थ्री स्पीसीज, तीन स्पीसीज से पास हो चुके हैं। इसने बोला है, पहले तो इसने बोल दिया प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर है, और उसके बाद इसने बोल दिया तीन स्पीसीज आ चुकी हैं बीच में, तीन स्पीसीज हैं वो आ चुकी हैं। तो ये पहले तो बनाया करो इस टाइप की यदि कंडीशन दे दी जाए, और उसके बाद आपसे पूछा है द ट्रॉपिक लेवल ऑफ लास्ट स्पीसीज, लास्ट स्पीसीज जो मतलब थर्ड नंबर पे है ना हमारी, उसका क्या ट्रॉपिक लेवल है। तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है। इसके अलावा इसको प्राइमरी कंज्यूमर बोल सकते हैं, इसको सेकेंडरी कंज्यूमर बोल सकते हैं, इसको टर्सरी कंज्यूमर बोल सकते हैं, टर्सरी कंज्यूमर बोल सकते हैं। इसके अलावा इसको हम प्राइमरी कार्निवोर बोल सकते हैं, इसको सेकेंडरी कार्निवोर भी बोला जा सकता है। अब देख लो ये कहाँ पे हमारा सिंपली कॉन्सेप्ट मिला हुआ है। तो क्या है, टर्सरी कंज्यूमर हम बोल सकते हैं ना, इसको क्या बताया था इसमें, जो टर्सरी कंज्यूमर है वो बोला जा सकता है। तो टर्सरी कंज्यूमर हमारा ए है। सेकेंडरी तो नहीं बोल सकते, टर्सरी प्रोड्यूसर तो होता ही नहीं है, प्रोड्यूसर तो पहले नंबर पे ही आता है ना, प्रोड्यूसर के तो प्राइमरी सेकेंडरी आता ही नहीं कुछ। स्क्वेंजर तो क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स को बोला जाता है, डिकम्पोजर्स। और डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, हमारी जो डेट्रिटस फूड चेन होती है, याद रखना ये चीज, डेट्रिटस फूड चेन का फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है। डेट्रिटस फूड चेन शुरू ही डिकम्पोजर से होती है, ये याद रखना आप। लेकिन ये तो ग्रेजिंग फूड चेन की बात की हुई है, ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन से रिलेटेड आपको फर्स्ट पार्ट में अच्छे से बताया था क्या होती है। उसके बाद हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज एक्सपेक्टेड इन एन एरिया वेयर इवेपोरेशन एक्सटीड प्रेसिपिटेशन, तो प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश से ज़्यादा इवेपोरेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा वहाँ पे मीन एनुअल रेनफॉल है वो बिलो 100 नैनोमीटर होती है। 100 नैनोमीटर मीन्स 10 सेंटीमीटर से भी नीचे बारिश कहाँ होती है। और इस टाइप का जो बायोम्स से रिलेटेड एक चार्ट दिया हुआ है, बायोम्स में पढ़ते हैं 150 टू 400 सेंटीमीटर तक रेनफॉल कहाँ होती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होती है। और डेजर्ट ऐसी जगह होती है जहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि टेम्परेचर तो है ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा है और रेनफॉल है वो बहुत कम है। तो यही बात इसमें पूछी हुई है कि जहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा है रेनफॉल कम है वो डेजर्ट होते हैं आपके। तो डेजर्ट से रिलेटेड ही हैं। इसके अलावा मैनग्रोव हैं, ग्रासलैंड है, सरबी फॉरेस्ट हैं, सरबी मतलब श्रब्स जहाँ पे ज़्यादा मिलती हैं। तो यहाँ पे तो रेनफॉल होता ही है और अच्छा खासा रेनफॉल होते हैं, 10 सेंटीमीटर से तो ज़्यादा ही मिलेगा तीनों कंडीशन में। लास्ट क्वेश्चन है द जोन एट द, तो ये क्वेश्चन भी आपका एक प्रकार से स्ट्रेटिफिकेशन से रिलेटेड ही हम मान सकते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन लेयरिंग होती है एक प्रकार की, और लेयरिंग किसमें है, सिंपली हाइड्रो, जो हम वाटर के अंदर बोल सकते हैं, वाटर जो बॉडीज है उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेयरिंग होती है। और लेयरिंग किस बेस पे, इसका थोड़ा सा हम डायग्राम से समझेंगे। यहाँ पे जो वाटर के अंदर लेयर होती है, जैसे लिटोरल जोन बोलते हैं, एक जोन जो कि सैलो रीजन होता है, सैलो का मतलब जहाँ पे ज़्यादा गहराई नहीं होती। और उस रीजन में हम देख सकते हैं इमर्ज्ड प्लांट, कुछ पानी से उभरे हुए प्लांट्स, कुछ फ्लोटिंग प्लांट्स भी आ जाते हैं, कुछ सबमर्ज्ड प्लांट हैं वो भी आ जाते हैं, मतलब सैलोअर रीजन बोला जाता है इसको। इसके अलावा लिमिनेटिक जोन क्या होती है, ये हमारी एक प्रकार की बिल्कुल जो गहराई तक की जोन होती है वाटर, मतलब जहाँ पे बिल्कुल काफ़ी सारी लेयरिंग आ जाती है। और इसके अंदर भी यूफोटिक जोन कौन सी होती है, जहाँ पे लाइट पहुँच पाती है। इसके अलावा तो बिल्कुल नीचे जाएंगे तो हम वहाँ पे तो लाइट ही नहीं पहुँच पाती, समुद्रों में बहुत ज़्यादा गहराई मिलती है ना जहाँ, वहाँ तो लाइट ही नहीं पहुँच पाती, बिल्कुल डार्क रहता है। इसके अलावा जो जोन हमारी कहाँ पे रहती है, एक प्रकार से तलहटी जो सरफेस है, नीचे जो बेस है हम बोल सकते हैं
जो ओशंस वगैरह या वाटर बॉडीज का, उसको हम क्या बोलते हैं, बेंथिक जोन बोलते हैं, बेंथिक जोन। तो कुछ ऐसी आपको याद रखना पड़ेगा कौन सी जोन कहाँ से रिलेटेड रहती है। लिटोरल जोन वो जोन होती है जो मतलब ज़्यादा गहराई नहीं होती, इसके अलावा लिम्नेटिक जोन बहुत ज़्यादा गहरी जोन होती है, और बेंथिक जोन क्या होती है, सिंपली जो तलहटी के आसपास रहती है। और ये जोन तो आपकी हर जगह ही रहती है, जहाँ जहाँ पे तलहटी हो, जहाँ पे हम बोल सकते हैं वाटर और जो लैंड है एक प्रकार का वहाँ पे इंटरेक्शन मिलता है। तो देख सकते हैं हम क्या पूछा है इसमें, द जोन एट द एज ऑफ द लेक, मतलब लेक के किनारे। लेक का किनारा कौन सा था, यहाँ पे हमने डायग्राम में देखा है। तो लेक का किनारा तो लगभग ये टेरिस्टल प्लांट होते हैं ना, तो ये लेक का किनारा है, और लेक के किनारे पे कौन सी जोन है, लिटोरल जोन है। तो इसी से रिलेटेड वैसे पूछा हुआ है कौन सी जोन होती है, लिटोरल। अटलांटिक जोन कौन सी है, जो एक हमारी बोल सकते हैं लिटोरल, यहाँ पे यदि बात करें, ये हमारी लिटोरल है, और ये लिम्नेटिक जोन रहती है, लिम्नेटिक या अटलांटिक। और इसके अलावा काफ़ी सारी हैं, हालांकि डिटेल आपको फर्दर क्लासेज में मिलती हैं। इसके अलावा बेंथिक कौन सी जोन होती है, जो टेरिस्ट्रियल, मतलब हम बोल सकते हैं जहाँ पे समुद्रों में नीचे गहराई में जाएंगे तो एक तलहटी उनकी आ जाती है। पेल्जिक जोन यदि बात करें वो किसकी, एक जो हमारी लिम्नेटिक जोन हमने पढ़ी थी, लिम्नेटिक जोन, उसी के ही क्या है ये, लिम्नेटिक जोन पेल्जिक जोन का ही एक पार्ट होता है। पेल्जिक जोन में आगे भी फर्दर काफी सारे पार्ट्स होते हैं। लिम्नेटिक जोन ये मान सकते हैं जो लगभग सरफेस तक रहती है या फिर एयर के कांटेक्ट तक रहती है। इसके अलावा जैसे जैसे हम अंदर में जाएंगे तो काफी सारी जो पेल्जिक के टाइप आ जाते हैं। तो इसमें याद रखना है मेनली आपने लिटोरल, लिम्नेटिक और बेंथिक, और एक प्रोफंडल जोन आती है, प्रोफंडल जोन। प्रोफंडल में लिम्नेटिक के थोड़ा सा और नीचे जोन आ जाती हैं। तो ये दिन की सीरीज याद रखो सिंपली आप, वो क्या क्या रहती हैं, सबसे पहले लिटोरल, फिर लिम्नेटिक, फिर प्रोफंडल, प्रोफंडल जोन, और लास्ट में आ जाती है बेंथिक जोन, बेंथिक जोन, इस तरीके से। और पेल्जिक जोन है ना, इसके एक अलग से पार्ट्स रह जाते हैं कि और ज़्यादा यदि ज़्यादा गहराई हो तो उसमें पेल्जिक जोन में फिर ऊपर लेवल, उसके बाद लेवल वाइज इनके अलग अलग 5 लेवल आपको किसके, पेल्जिक जोन के भी मिलते हैं। तो डिफरेंस वो देखा जाता है किस लेवल पे हम लेयरिंग बना रहे हैं। तो मेनली आप ये 4 लेवल याद रख सकते हो, कौन सा लेवल कहाँ पे रहेगा। तो इस तरीके से आज के सेशन में हमने 30 क्वेश्चन तक सोल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बचे हुए जो क्वेश्चन हैं 31 से 45 तक सोल्व करेंगे। ऐसे ही सेशंस के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू सो मच।